तो अभी तक जो है ना, हमने देखो ये पढ़ लिया कि किस तरह कॉलोनाइजेशन वगैरह हुई है, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो एंग्लो फ्रेंच वॉर्स वगैरह और ये सब कुछ, ठीक है। अब ये आप लोगों ने कल थोड़ी बहुत रीडिंग भी की होगी, थोड़े बहुत आप लोगों ने पेपर्स भी देखे होंगे कि सवाल किस किस्म के आ रहे हैं, जिससे आप लोगों को कभी अंदाज़ा हो रहा होगा कि आप लोगों ने ये जो डिफरेंट टॉपिक्स है इसमें कितनी इन डेप्थ जाने, ठीक है। एक तो ये बात होगी। अच्छा, अब दूसरी ये बात होगी ना कि ये कॉलोनाइजेशन, ये एंग्लो फ्रेंच वॉर्स और ये जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ठीक है ना, ये एक ही गो की कहानी है, ठीक है ना। मतलब ये एक ही गो में आप लोग जब इसको डिफरेंट आप लोग वो कर लें, मतलब डिफरेंट टॉप, मतलब कॉलोनाइजेशन को सेपरेटली कर लें, एंग्लो फ्रेंच वॉर्स को सेपरेटली कर लें, और ये जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है क्योंकि थोड़ी बड़ी है वो आप लोग सेपरेटली कर लें। लेकिन मतलब ये स्टोरी जो है ना, ये आप लोगों ने सारी एक साथ लेकर चलनी है। जब ये एक साथ लेके चलोगे ना तो तुम लोगों का फायदा ये होगा ना कि उस पर फिर तुम लोग थोड़ा अपना एनालिसिस बनाओ। अभी से जरा इसके ऊपर सोचना शुरू कर दो कि मतलब देखो किस तरह अब आगे जब आप लोग जाएंगे, आप लोग वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि बहुत सारी चीजें जो थी ना वो साइमल्टेनियसली हो रही थी, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें जो थी ना वो साइमल्टेनियसली हो रही थी। जैसे कि देखो हमने वो पढ़ रहे थे कि अब कॉलोनाइजेशन में कि कुछ सालों बाद जो है ना कि बहुत सारी कॉलोनीज जो थी, मतलब उसके सारी कॉलोनीज, ऑलमोस्ट सारी कॉलोनीज, शायद एक कॉलोनी थी कनेक्टिकट की, ठीक है ना। उसके अलावा सारी कॉलोनीज जो थी, मतलब वो जो है जो रॉयल चार्टर वगैरह जो उसके पास होता था उसको ख़त्म कर दिया गया था। और क्या कहते हैं, जो एब्सोल्यूटिस्ट कंट्रोल था किंग का उसको लाया जाता था, ठीक है ना। तो इसके साथ इंक्रीज, अब देखें यहाँ पे हमने नंबर 5 जो पढ़ा था, इंक्रीज टैक्सेस एंड रिजेंटमेंट, ठीक है। और लेड टू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और ये रॉयल प्रोक्लेमेशन, और ये जो फिर इन लोगों ने जो क्या कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की थी, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें जो थी ना बहुत सारी अगर साइमल्टेनियसली हो रही थी, ठीक है ना। तो अपने आप को इस क्या कहते हैं ये माइंड क्लियर करना है कि ये जो सारी चीजें जो साइमल्टेनियसली हो रही थी ना, अब इसमें तुम लोगों ने अपने आप को कंफ्यूज ये नहीं करना कि पहले मतलब कॉलोनाइजेशन हुई है और बीच में एंग्लो फ्रेंच वॉर्स हुई और इसके बाद मतलब ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब इसको तो बुक में और इन सारी चीज़ों में इसको एक सीक्वेंस दिया गया हुआ है, ठीक है ना। और सीक्वेंस ज़रूरी भी है कि आप लोगों को थोड़ी समझ आए। लेकिन मेन बात ये भी तुम लोगों ने याद रखनी है कि इस बहुत सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही थी। जब हम लोग अभी ज़रा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे ना तो तुम लोगों का थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि मतलब मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। जो बार बार जो है जो क्या कहते हैं द क्राउन इंटरव्यून्ड एंड एनल्ड द चार्टर, तो ऐसे ही नहीं हो रहा था, वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो रही थी हर एक कॉलोनी में, ठीक है ना। और ये टैक्सेस के ऊपर कुछ ना कुछ इस तरह हो रहा था जिसकी वजह से कुछ कुछ सेल्फ गवर्नमेंट चाह रहे थे, कुछ अपने तरफ से, जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था कि अपनी तरफ से जो है वो लोग लेजिस्लेटिव असेंबलीज बना रहे थे, कहीं पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, कहीं पे नहीं थे, कहीं पे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही थी। तो इस तरह है ना, ये सारी चीजें हैं ना, तो तुम लोगों को थोड़ा ये आइडिया हो, इनको तुम लोग थोड़ा सीक्वेंस वाइज भी रखो, लेकिन ये भी थोड़ा सोचने की कोशिश करो कि मतलब कैसे ये जो है ना एक बिल्डअप हो रहा है अमेरिकन इंडिपेंडेंस। मतलब अमेरिका अमेरिका क्यों बना, कॉलोनी से अमेरिका का जो वजूद आया, मतलब ये 13 स्टेट्स कैसे एक साथ मिली और इससे जो है ना क्या कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो बने, ठीक है ना। तो वो किस तरह बना, तो ये सारी है ना ये वाली कहानी। इसके बाद हम पढ़ेंगे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब वो सेपरेटली एक टॉपिक है। अब ये जो दो चीजें हैं ना ये थोड़ी सी, अब आप लोग तो मुझे कह रहे हैं कि हम आदना तो कोई खास सवाल है, मतलब आपको क्या हमें समझ आ रही है। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो जब ये चीज़ें पढ़ रहा था, मैं खुद से पढ़ रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज हो जाता था मैं चीज़ों में कि मतलब ये बात ही क्या हो रही है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद मुझे कुछ थोड़ी बहुत खुद से रिसर्च करनी पड़ती, गूगल और यूट्यूब वगैरह खोल के। तो अगर कहीं पे वो हो कंफ्यूजन वगैरह हो तो मुझसे ही पूछो, लेकिन अगर क्लास का टाइम ना हो, खुद से पढ़ रहे हो ना, अगर रीडिंग करते हो कोई ना कोई मसला वगैरह हो जाए, तो फिर ये क्या कहते हैं गूगल और यूट्यूब की हेल्प ले लिया करो, तो उससे बंदा काफ़ी मतलब माइंड क्लियर हो जाता है, ठीक है। उसमें बहुत अच्छी अच्छी क्या कहते हैं वीडियोस होती हैं, मतलब आपको बहुत ठीक तरीके से आपको समझ आ जाती है। तो बस अब ये कॉलोनाइजेशन और एंग्लो फ्रेंच वॉर्स जो है वो है ना, वो उसकी कहानी थोड़ी यहाँ तक थी। अब इसके बाद हम लोग जाते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरफ। तो
अच्छा, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये जरा देख लेते हैं कि ये कितना है। अच्छा, ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ना ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना। तो इसको सर करते हैं जो शुरू शुरू की तकरीबन मैं शुरू शुरू की जो मेन बातें हैं ना वो मैं आप लोगों को कर देता हूँ, ठीक है ना। कुछ ये तकरीबन कोई, क्योंकि इस अच्छा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का मसला ये है कि इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, ठीक है ना। बहुत सारी हेडिंग और सब हेडिंग, मतलब ये पूरी एक कहानी है, ठीक है ना। पूरी एक कहानी है। इसके अंदर अब आप लोगों को अपने साथ है ना डिटेल्स लिखनी पड़ेंगी, थोड़ी ज्यादा डिटेल्स लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। अभी तो मैंने कोशिश यही की है कि मतलब मैं वो जो मेन मेन बातें हैं ना वहाँ पे तो आपको क्या कहते हैं सारी मेन मेन बातें मैं अपने साथ लिख लूँ आप लोगों के पास इन नोट्स में, तो आपके पास मौजूद रहे। लेकिन फिर भी जब तुम लोग पढ़ोगे ना तो तुम लोगों को जरूर बहुत सी ऐसी बातें मिलेंगी कि जो मतलब मैंने यहाँ पे नहीं की होंगी, ठीक है। मतलब ये द ड्यूटी एक्ट ऑफ 1673 जो है ये मैंने सिर्फ लिखा है टू एनफोर्स प्रेजेंट एंड प्रीवियस एक्ट्स और सीरियस रिजेंटमेंट बाय 1758, ठीक है। मैंने सिर्फ आप लोगों को इतना लिखा हुआ है, लेकिन इसकी भी थोड़ी डिटेल है। नेविगेशन एक्ट की अपनी एक डिटेल है, ठीक है ना। तो जो चीजें मतलब ये है ना वो बिल्कुल समराइज करके मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। कि आप लोगों का वो जो कॉन्सेप्ट है ना वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब सारी जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में वो क्लियर हो। बाकी जो डिटेल्स होंगी ना, मतलब यहाँ से आप लोगों को हेडिंग्स वगैरह अपनी सब हेडिंग्स भी मिल जाएंगी, लेकिन वो जो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के नीचे जो आपने डिटेल देनी होती है ना थोड़ी बहुत, तो वो आपको किताब से मिलेंगी और किताब से आप लोगों को थोड़े अपने साथ थोड़ी बहुत नोट करनी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, तो ये है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा, तब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है इसको अमेरिकन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका शायद एक और नाम भी है, लेकिन मतलब अगर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आती है या अमेरिकन रेवोल्यूशन आता है तो ये क्या कहते हैं एक ही चीज के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो था, सर आई थिंक इसको एनलाइटनमेंट भी कहते हैं, क्योंकि एक दो जगहों पे एनलाइटनमेंट का भी जिक्र हुआ है अच्छा नहीं, क्वेश्चंस में। वो इसको एनलाइटमेंट नहीं कहते हैं, वो इस तरह है कि वो नहीं कहते हैं। सर, रेवोल्यूशनरी वॉर कहते हैं इसको, हाँ, हिस्ट्री की वेबसाइट पे रेवोल्यूशनरी वॉर कहते अच्छा ठीक है, वो अभी से हम इसके साथ डाल लेते हैं, ठीक है। इसको रेवोल्यूशनरी वॉर भी कहते हैं। अच्छा, दूसरा जो है ना क्या कहते हैं, आपने क्या बात की है वो एनलाइटमेंट की। वो ये सवाल है कि क्या वेदर द अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज अ चाइल्ड ऑफ द एनलाइटमेंट, कुछ इस तरह का कोई सवाल है वो। तो वो ये जी जो सर, यही है। यही है ना। अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज द चाइल्ड ऑफ एनलाइटनमेंट, और आगे लिखा हुआ कमेंट। हाँ, कमेंट। अब ये इसलिए है ना कि देखो एनलाइटमेंट जो था ना, एनलाइटमेंट पीरियड जो था वो जो है क्या कहते हैं मतलब अब वो एक अलग सा पीरियड रहा हुआ है, ठीक है। अब तुम लोग वो वाले सवाल करते जो मैंने सारे छोड़े हुए थे ना। अच्छा, अब सर वो जो एनलाइटनमेंट पे फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह सर ये हाँ चीजें हाँ हैं। वो है, लेकिन देखो वो जो जो मेन बातें हुई थी वो प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स की थी, ठीक है ना। तुम लोग इसको उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके उसको तुम लोग उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। जब तुम लोगों ने असल में हम लोगों ने आईआर में एनलाइटमेंट का जो पीरियड था ना थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था, लेकिन मैंने फिर अमेरिकन रेवोल्यूशन को उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने देखा ही नहीं है ना, मैंने उसकी क्या कहते हैं कोई रीडिंग वगैरह ही नहीं किया। अगर इस बारे में क्लियर होना चाहते हो तो गूगल या क्या कहते हैं गूगल खोल लेना, ठीक है ना, और उसमें यही सवाल लिख देना और कमेंट, ठीक है। कुछ ना कुछ जो है ना तुम्हें जरूर मिल जाएगा। लेकिन अगर इसके साथ तुमने इसकी मतलब तुम अब देखो जो सवाल है ना उसका यही है कि तुमने ये साबित करने कि कैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन को जो मेन कॉज था ना वो एनलाइटमेंट था, ठीक है ना। तो अब इसके लिए तुम्हारे पास कम से कम देखो तुम्हारे पास एक तो तुम्हारी इंट्रोडक्शन की हेडिंग आ जाएगी, दूसरी तुम्हारी कंक्लूजन की हेडिंग आ जाएगी, और तीसरी अगर तुमने क्रिटिकल एनालिसिस करना हो तो तुम्हारा तकरीबन पेज एंड हाफ तो ये हो गया। इसके बाद तकरीबन नहीं है तुम्हें तकरीबन 5 से 6 हेडिंग्स की जरूरत, मतलब हेडिंग्स और सब हेडिंग्स की जरूरत है कि अगर तुम्हारा जो आंसर है ना 4 से 4.5 या 5 पेजेस के ऊपर जाए तो वो जो है ना वो जो 4 से 5 जो तुम्हारी हेडिंग्स होंगी ना वो इसी यही होंगी कि तुमने ये साबित करना होगा कि कैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन को जो मेन कॉज था ना वो एनलाइटमेंट थी, ठीक है ना। तब इसके बारे में मैंने खुद कुछ इतना पढ़ा हुआ नहीं है तो मैं तुम्हें अब
मिसगाइड नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे दिमाग में जो एक बात आ रही है ना, वो ये क्या कहते हैं, ये जो रिलीजन वाली जो बात थी ना, आप वहां पे इसको वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, एक तो ये आपका पॉइंट हो गया, और दूसरा आप लोग फिर पढ़ लो उसके बारे में। तो आप मतलब पहले एनलाइटमेंट के बारे में पढ़ो, फिर अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में भी। ये अभी तो तुम लोग ये तो खैर थोड़ा बहुत पढ़ लोगे, लेकिन गूगल वगैरह पे जरा देख लो कि क्या मतलब क्या कनेक्टिविटी बनाई है, किसी अच्छे ऑथर ने, कोई रिसर्च पेज वगैरह किसी ने, कुछ ना कुछ तुम लोगों को जरूर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन एनलाइटमेंट और अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है ये अलग अलग चीजें हैं। सिर्फ उस क्वेश्चन में ये आप लोगों से पूछा गया कि मतलब कैसे आप लोग अमेरिकन रेवोल्यूशन को क्या कहते हैं कनेक्ट करते हैं एनलाइटमेंट के साथ, मतलब अमेरिकन रेवोल्यूशन एनलाइटमेंट की ही वजह से हुआ, तो फिर आप उसके कॉजेज वगैरह देखने होंगे, अपना कमेंट करना होगा, ठीक है। तो ये वो बात हो गई है। अच्छा, कॉजेज ऑफ द रेवोल्यूशन, ठीक है। ग्रोइंग डिफरेंसेस एंड मिसपरसेप्शंस। अब ये जो ग्रोइंग डिफरेंसेस और मिसपरसेप्शंस है ना, अब आप लोगों ने अब ये बात यहाँ पे क्या कहते हैं सोच लो इसके, मतलब माइंड पे सोच लो इसके बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे जो दो पार्टीज है ना, एक पार्टी है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन की उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, जो कि सारी कॉलोनीज को कंट्रोल करती थी, और जो दूसरी पार्टी है ना, वो यहाँ के इनहेबिटेंट्स हैं, ठीक है ना, जो कि कॉलोनीज में रह रहे हैं, मतलब जो 13 कॉलोनीज है ना, वर्सेस द ग्रेट ब्रिटेन। अब वर्सेस द ग्रेट ब्रिटेन वो क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे, अब ये तो हम सारा पढ़ते, लेकिन अल्टीमेटली इसने लीड किया है अमेरिकन इंडिपेंडेंस की तरफ, ठीक है ना। अमेरिका जो अमेरिका बना, यूनाइटेड स्टेट्स, पहले तो इसका फिर अलग अलग नाम था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इन कन्फेडरेशन, को इस तरह नाम तो नीचे लिखा होगा, ठीक है ना, वो हम लोग पढ़ ले, वो भी आप लोगों को आ जाएगा। लेकिन कैसे अमेरिका जो 13 कॉलोनीज है इनको इंडिपेंडेंस मिली है, और कैसे अमेरिका जो है ना अमेरिका बना है, ठीक है ना। तो ये सारी कहानी जो है ना उसकी, इसलिए इसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, इसको अमेरिकन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, इसलिए इसको रेवोल्यूशनरी वॉर भी कहा जाता है, ठीक है। तो कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन, ये जो पहले हैं ग्रोइंग डिफरेंसेस एंड मिसपरसेप्शंस, जो ग्रोइंग डिफरेंसेस और मिसपरसेप्शंस है कॉलोनीज के दरमियान और जो ग्रेट ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी उसके दरमियान थी, ठीक है। अच्छा, यूरोपियन रिलीजियस पॉलिसीज, ठीक है ना। पहले तो एक सबसे बड़ा इनके जो ग्रोइंग डिफरेंसेस और मिसपरसेप्शन ये था कि मतलब यूरोपियन रिलीजियस पॉलिसी का मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे प्रोटेस्टेंट्स वगैरह को क्या कहते हैं उनके साथ ज्यादतियाँ हो रही थी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हैप्पी एंड लॉयल अमेरिकन, मतलब ये जो लोग इंग्लैंड से यहाँ पे आके, मतलब मैंने कहा था ना, हमने कॉलोनी के बारे में पढ़ा था कि कॉलोनी क्या होती है, कि वहाँ एक कंट्री के जो लोग होते हैं, इनहेबिटेंट्स होते हैं, वो अपनी कंट्री, मदर कंट्री छोड़ के जाते हैं दूसरी कंट्री में, और वहाँ पे जाके परमानेंटली सेटल हो जाते हैं। लेकिन दे क्या कहते हैं वो लोग अपने क्या कहते हैं मदर कंट्री जो है उसकी प्रोटेक्शन में भी होते हैं, उसको सर्व भी करते हैं, ठीक है ना। अब बहुत ये लोग हैं ना बहुत वक्त से, क्योंकि यहाँ पे रह रहे थे, बहुत मतलब सेंचुरीज गुजर गई है ना, तकरीबन 15th सेंचुरी में ये लोग आए थे, अभी हम लोग बात कर रहे हैं तकरीबन 17th सेंचुरी की, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जब ये लोग रहना शुरू हो गए ना, तब ये लोग मतलब यहाँ के ही हो गए थे किस्म के, ठीक है ना। तो हैप्पी एंड लॉयल अमेरिकन, मतलब वो लोग अपने आप को अब ब्रिटिशर्स नहीं कहते थे, या ये नहीं कहते थे कि हम लोग ये कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन से आए हैं, वो लोग ये कहते थे ना कि हम लोग अब यहाँ मतलब हम लोग अमेरिकन हैं, मतलब हम लोग इसी जगह के हैं। तो मतलब वो हैप्पी भी थे और लॉयल भी थे, मतलब अपने लैंड के साथ, मतलब वो कहते थे कि हमारा यही इलाका है और हम लोग इसी जगह के हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी फिर कहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो ये एक्सपेक्ट करते थे कॉलोनाइजर्स कॉलोनिस्ट से, जो कि वहां पे गए हुए थे, कि वो ये एक्सपेक्ट करते थे उनसे कि ये जो है ना हमारी जो अपनी मदर कंट्री को ये लोग सर्व करेंगे, मतलब जो कुछ भी हम इनको कहेंगे तो ये लोग वो वाली बातें मानेंगे, ठीक है, फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द मदर कंट्री, ठीक है। फिर इसके बाद जो है इन लोगों ने जो है ना क्या कहते हैं जो ग्रेट ब्रिटेन थी, इसने जो है ना अपने जो इंपीरियल कंट्रोल था, ठीक है, कॉलोनिस्ट को एक्सप्लॉइट करने के लिए, अमेरिका को एक्सप्लॉइट करने के लिए, उसके जो रिसोर्सेज थे उनको लेने के लिए और अपने आप को इकोनॉमिक डिविडेंड्स देने के लिए नहीं है, अपना जो इंपीरियल कंट्रोल थे, एब्सोल्यूटिस्ट कंट्रोल जो था ना, वो आहिस्ता आहिस्ता जो ये क्या कहते हैं इसके ऊपर, जैसे हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है ना, इसके ऊपर वो लोग ज्यादा कर रहे थे, ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ना क्योंकि अच्छा जैसे अब इन लोगों ने जो है ना लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो थी ना इनकी, जो मैंने कहा था गवर्निंग काउंसिल होती थी, जो कि हर एक कॉलोनी की अपनी होती थी, ठीक है ना।
तो वो जो है ना क्या कहते हैं, उन लोगों ने ये एज्यूम करना शुरू कर, उन लोगों ने अपने क्या कहते हैं सेल्फ गवर्नेंस जो है ना उसकी तरफ उनका बहुत ज्यादा रुझान बढ़ रहा। मतलब वो कह रहे थे कि हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो शुरू में बिल्कुल भी ये नहीं चाह रहे थे कि मतलब हम लोग बिल्कुल ही कट ऑफ कर दें ग्रेट ब्रिटेन के साथ, लेकिन वो चाह रहे थे कि मतलब ये लोग, हम लोग क्योंकि यहाँ पे रह रहे, सारी मेहनत हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना, हम लोग ऐसी फजूल में ब्रिटिश गवर्नमेंट की बातें क्यों माने। हमें चाहिए कि हम जो है ना, हमारे पास सेल्फ गवर्नमेंट हो, हमारा कंट्रोल हो हमारी कॉलोनीज के ऊपर, और हम लोग जो है ना क्या कहते हैं ट्रेड और कॉमर्स, जितनी भी चीजें जो होती थी कंसर्निंग द कॉलोनी, ठीक है, हम उस चीज को रेगुलेट करें। हमें डिक्टेशन ना दी जाए, बल्कि हमारी जो टर्म्स है ना उसके साथ जो ग्रेट ब्रिटेन है उसको चलना पड़ेगा। हालांकि ग्रेट ब्रिटेन ये कह रही थी क्योंकि आप लोग यहाँ से गए हैं और आप लोगों की मदर कंट्री जो है वो ग्रेट ब्रिटेन है, ठीक है ना, तो आप लोगों ने तो हमें सर्व करना ही करना है। तो ये जो है ना मिसपरसेप्शन और डिफरेंसेस जो है ना ओवर पीरियड ऑफ दिस टाइम, ये जो सेंचुरी और 2-3 गुजर गई थी ना, इसके ऊपर ये बहुत ज्यादा डेवलप होगी। मतलब अब आप सोचिए एक 2 सेंचुरीज जो है एक बहुत बड़ा टाइम है। मतलब अगर आप 15th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक, ये काफी बड़ा टाइम होता है और इसमें बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है। तो ये टसल फॉर पावर ओवर कॉलोनीज, ठीक है ना, जो इनहेबिटेंट्स थे, जो कॉलोनिस्ट थे, जो कि इंग्लैंड से गए हुए थे, अब वो चाह रहे थे कि कॉलोनीज के ऊपर उनका कंट्रोल हो। हालांकि जो कि ग्रेट ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी, जिन्होंने इनको रॉयल चार्टर्स दिए हुए थे, प्रॉपर्टी राइट्स दिए हुए थी, ठीक है ना, तो वो लोग ये चाह रहे थे कि कॉलोनीज जो है ना उनके एब्सोल्यूटिस्ट कंट्रोल में ही रहें, ठीक है, और वो लोग वैसे ही करते रहें कि जैसे हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों को वो लोग सर्व करते हैं। तो इस तरह इनकी जो क्या कहते हैं मिसपरसेप्शन और डिफरेंसेस जो है ना, इन्होंने क्या कहते हैं मतलब वो आपस में बढ़ती जा रही थी, ठीक है। फिर आता है मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूं। जी जी जरूर। सर ये जो आपने बताया ना कि वो इंग्लैंड ब्रिटेन क्राउन की तरफ से इन पे कंट्रोल था, तो सर असल में इनके जो गवर्नर्स अपॉइंट होते थे कॉलोनीज में, वो किंग अपॉइंट करता था और किंग के पास वीटो पावर भी होती थी। और जितनी भी चीजें, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते थे वो प्रिवी काउंसिल में डिस्कस होते थे, PRIVY, ये माजमदार की बुक में भी है। सर प्रिवी काउंसिल इज अ प्राइवेट काउंसिल, ठीक है, उसमें आपके क्राउन की तरफ से प्राइवेट काउंसलर्स अपॉइंट होते थे और वही सारा जो अमेरिकन कॉलोनीज के मैटर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, वो डिस्कस करते थे। तो सर सिंपल ये था कि वहां से सारा कंट्रोल हो रहा था और गवर्नर्स भी वही अपॉइंट करते थे। हाँ, गवर्नर्स भी वही अपॉइंट करते थे, और मतलब जो यहाँ की जो सेल्फ गवर्निंग बॉडीज थी उनके पास मतलब पावर इतनी होती भी थी और नहीं भी होती थी। मतलब वो मतलब एक टसल ऑफ पावर ही चल रही थी, मतलब यही था। जो आपने किया बिल्कुल ठीक है, बल्कि बहुत अच्छी बात की आपने। अब इसमें ये देखो मसला वही है कि वो लोग चाह रहे हैं कि मतलब बात हुई है मेन, जो ब्रिटिशर्स हैं वो ये चाह रहे हैं कि कॉलोनीज उस तरह काम करें कि जैसा हम चाह रहे हैं, और कॉलोनीज में जो लोग बैठे हुए थे, ठीक है, जो कि वो उनकी काउंसिल में होते थे, वो चाह रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड प्ले बाय देयर रूल्स, ठीक है ना, और हम लोगों को जो जो सारी जो कॉलोनी से कंसर्निंग जितनी भी बातें हम लोगों को करनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो है ना, ये तो आप लोगों का मेन पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट। अच्छा, अब ये जो सेवियर रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स जो है ना, अब इसमें डिफरेंट एक्ट्स हैं, ठीक है। अब इसके समरी तो मैंने यहाँ पे लिख दी है, लेकिन इसमें आप लोगों ने, जैसा मैंने पहले बताया, थोड़ी थोड़ी डिटेल इसके साथ ऐड कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें है, वहाँ पे आप माजुमदार की बुक में भी देखें काफी डिटेल है इसके साथ। तो अब ये लोग क्या कर रहे थे, क्योंकि आपने जैसा बताया वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स वगैरह जो है, मतलब वो क्या कहते हैं कंसर्निंग जो है कॉलोनीज, वो लोग डिसाइड करते थे। तो वो जो है ना हर वक्त डिफरेंट एक्ट्स के थ्रू जो है ना इनके ऊपर जो अपना जो कंट्रोल था ना, वो ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करते थे, ठीक है। और इस एक्ट्स के थ्रू उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते थे। ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले इन लोगों ने जो है ना वो क्या कहते हैं एक नेविगेशन एक्ट ऑफ 1651। अब देखो बात किस चीज की हो रही है, 1651 की, ठीक है। और हम लोगों ने जब अभी एंग्लो फ्रेंच वॉर्स पढ़ा था, तो हम लोग कहाँ तक गए थे, 1763 तक शायद हम लोग गए थे, ठीक है। तो मेरे अब वो जो वाली बात मैं कह रहा था ना कि बहुत सारी चीजें साइमल्टेनियसली हो रही थी, तो वो मैं इस चीज की बात कर रहा था, ठीक है ना। सॉरी सॉरी यार, ठीक है। तो वो मैं इस चीज की बात कर रहा था। अच्छा, ऑल गुड्स एंटरिंग, अच्छा नेविगेशन एक्ट ऑफ 1651 ये कहता था कि जितने भी गुड्स इंग्लैंड में एंटर हो रहे हैं ना, दे शैल बी शिप्ड बाय ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। मतलब अब वो अपने आप को इतना बड़ा एक इंसेंटिव दे रहे थे कि मतलब जो भी गुड्स जो है ना इंग्लैंड में एंटर हो रहे हैं थ्रू अमेरिका, ठीक है ना,
वो सिर्फ जो है ना ब्रिटिश सब्जेक्ट ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। मतलब आप लोग उन लोगों ने उनसे ये पावर ले ली इस नेविगेशन एक्ट के थ्रू कि आप लोग अपने तहत जो है ना ये सारे काम नहीं कर सकते। मतलब वो लोग अपने, अब उनके साथ ट्रेड भी कर रहे थे, लेकिन ट्रेड के भी उनके ऐसे जो क्या कहते हैं कंडीशंस होते थे कि सबसे ज्यादा फायदा जो है ना बस वो ब्रिटिशर्स को ही हो। मतलब वो क्या कहते हैं उनको पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे थे, उनको किसी किस्म का कोई भी फायदा नहीं था। जहाँ पे उनका फायदा होता भी था तो वहां से भी वो उनका फायदा छीन लेते थे। ठीक है, एक ये बात हो गई। फिर दूसरी जो है, दूसरा एक एक्ट था इन्यूमरेटेड कमोडिटीज एक्ट। अब यहाँ पे ये था कि इंग्लिश कॉलोनीज टू ट्रेड हाई यील्डिंग प्रोडक्ट्स ओनली टू इंग्लैंड। मतलब अब जो अमेरिका में जितनी भी इंग्लिश कॉलोनीज थी, अब वहाँ पे जितनी जिस किस्म की भी वो हाई यील्डिंग प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, जैसे एक टोबैको हो गया, टी हो गया, तो उन लोग, अब इनकी ये एक शर्त थी कि तुम लोगों ने ये दुनिया में किसी और जगह पे नहीं भिजवाना है, और ये जो चीजें हैं ना ये तुम लोगों ने सिर्फ इंग्लैंड को ही शिप करनी है। ठीक है, तब ये भी बहुत बड़ी ज्यादती है। अच्छा, फिर एक और आया द ड्यूटी एक्ट ऑफ 1673। अभी जो 1673 वाली जो क्या कहते हैं जो ड्यूटी एक्ट आया है ना, ये जो प्रीवियस इन लोगों ने जितने भी एक्ट्स वगैरह जो थे ना क्या कहते हैं पास किए हुए थे, और जो रिजेंटमेंट इसकी होती थी, तो ड्यूटी एक्ट ऑफ 1673 से ये हो रहा था कि वो लोग ये एनफोर्स करने की कोशिश कर रहे थे कि जितने भी हमने प्रेजेंट और प्रीवियस एक्ट्स जो हैं टू एक्सप्लॉइट द कॉलोनीज हमने जितने भी पास किए हैं ना, वो जो है ना जरूर जो है ना मतलब एनफोर्स किए जाए। तो ये होते होते ये जो रेगुलेशन थी ट्रेड ऑफ कॉमर्स की, ठीक है ना, इसकी वजह से बहुत सारी सीरियस रिजेंटमेंट बाय 1758, मतलब वो जो लोगों के अंदर जो गुस्सा वगैरह था, मतलब लोगों के अंदर वो शऊर आ रहा था कि हमारे साथ तो मतलब जो हमारी मदर कंट्री है बहुत ज्यादा जुल्म कर रही है। ठीक है ना, तो बात फिर जो है ना देखें 1758 तक चली गई है। वही बात है कि चीजें बहुत सारी साइमल्टेनियसली हो रही थी। ठीक है, बीच में देखो अब कितनी ज्यादा वॉर्स भी हुई है, फ्रेंच इन्फ्लुएंस बीच में से गया। ठीक है, ये वही वाला टाइम हो 1763 और 1758। तो ये जो सारी चीजें ना वो एक जगह पे आके नहीं है, वो फोकल पॉइंट किस्म का बन गया था कि मतलब यहाँ पे वो जो वॉर्स हो रही थी उसकी अपनी एक क्या कहते हैं सिग्निफिकेंस थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, और इन चीज़ों की जो थी उनकी एक अपनी सिग्निफिकेंस थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, अच्छा, फिर उन लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। उन्होंने कहा जितने भी लग्जरी आइटम्स जो हैं जो कि अमेरिका में बन रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोग ग्रेट ब्रिटेन को जो है ना वो करेंगे, क्या कहते हैं लग्जरी आइटम्स टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम import restrictions on manufacturing luxury items to be, ये exported होगा, exported to from, ये आप लोग पढ़ लें। अच्छा, भी हो सकता है मैंने शायद गलत लिखा हो, या तो ये सर होगा luxury items to be exported to Great Britain only, या तो ये सर होगा luxury items to be imported from Great Britain only। ठीक है ना, तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन है, अच्छा इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक है, सही है। ठीक है, तो मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी उन लोगों ने जो है ना क्या कहते हैं वो लगाई हुई थी, क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी कि हाँ ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी कि आप लोगों ने जितने भी वो जो लग्जरी आइटम्स है ना वो आप लोगों ने सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन से लेने हैं और किसी जगह से आप लोगों ने इम्पोर्ट नहीं करना है। तो अब ये देखें मतलब ये उनके साथ मतलब ठीक ठाक ज्यादतियां हो रही थी। ठीक है, फिर अच्छा रिमूवल ऑफ फ्रेंच डेंजर है, जो रिमूवल ऑफ फ्रेंच डेंजर है ये हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है। एक ऐसे कॉलोनीज जो हैं यूनाइट हुई है, 7 इयर्स वॉर हुई थी, ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी और अल्बानी कांग्रेस वगैरह हुई थी, जो हमने अभी जो एंग्लो फ्रेंच वॉर्स में पढ़े ना, ये सारी वो वाली बात है। ठीक है, अच्छा, फिर इनका एक पीएम आया था ग्रेनविल, पॉलिसीज ऑफ पीएम ग्रेनविल। ठीक है, तो उसने जो है ना फिर उसकी ये जो क्या कहते हैं जो पॉलिसीज थी ना वो ये सारी हैं, ये क्या कहते हैं द रॉयल प्रोक्लेमेशन ऑफ 1763, द क्वार्टरिंग एक्ट ऑफ 1765, द स्टैम्प एक्ट। अच्छा, अब ये वो वाली चीजें ना जिनसे सवाल आ जाते हैं, ठीक है ना, जिनसे सवाल अक्सर आ जाते हैं, मतलब इनको आप लोगों ने इन चीजों को जो है ना थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, वो आपसे स्टैम्प एक्ट के ऊपर भी सवाल आता है। इसके बाद एक और है बॉस्टन टी पार्टी, उसके ऊपर भी सवाल आता है। रॉयल प्रोक्लेमेशन से भी मुझे लगता है सवाल आए हुए। ठीक है ना, और ये सारी चीजें मतलब आप लोग एज अ होल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वाली जो चीजें हैं इनको ठीक ठाक थोड़ी डिटेल में कर लेना। ठीक है, तो पॉलिसीज ऑफ पीएम ग्रेनवेल, उसका बैकग्राउंड ये है कि वॉर विद फ्रांस लेफ्ट अ हेवी फाइनेंशियल बर्डन, government restored to new taxes which were greatly challenged by the colonists and ultimately led to the independence of the colonies।
और मैंने कहा था ना, हमने पीछे पढ़ा है ना सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट्स में कि इंक्रीज टैक्सेस एंड रिजेंटमेंट, तो वो जो है ना वो ये टैक्सेस वगैरह जो थे ना, वो मैंने आपको कहा था कि कैसे कैसे जो है वो क्या कहते हैं, उन लोगों के ऊपर एक डेब्ट बर्डन था और उसको ख़त्म करने के लिए उन लोगों ने जो है ना अमेरिकन कॉलोनीज के ऊपर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लगाने की कोशिश की थी। तो उसमें सबसे पहले तो उन लोगों ने ये जो क्या कहते हैं एक प्रोक्लेमेशन जो थी ना, वो क्या कहते हैं पीएम पॉलिसीज ऑफ पीएम ग्रेनविल में आती है कि द रॉयल प्रोक्लेमेशन ऑफ 1763, जिस तरह हमने उसमें सिग्निफिकेंस और इम्पैक्ट्स में बात की थी। तो वो लोग ये चाह रहे थे कि ये लोग इनके कंट्रोल से ना निकलें, ठीक है ना। तो वो लोग ये चाह रहे थे, हालांकि उनके पास अब एरिया मौजूद था, फ्रेंच जो डेंजर था, फ्रेंच जो थ्रेट थी उसके जो 7 इयर्स वॉर जीतने के बाद फ्रेंच तो वहां से चले गए थे, अब उनके पास एरिया था, लेकिन ये लोग फिर भी चाह रहे थे कि हम लोग इनको एपेलिचर तक की बाउंड्री जो है वहां तक हम इसको रखें, इसलिए कि हम लोग ये जो वेस्टवर्ड एक्सपेंशन है ना, ये हम इनकी रोक सके, कि हम लोग इनको अपने कंट्रोल में रख सके, ये मतलब हमसे दूर ना चले जाए, ठीक है। तो ये तो था द रॉयल प्रोक्लेमेशन ऑफ 1763। फिर इसके बाद जो है द क्वार्टरिंग एक्ट ऑफ 1765 आया, ठीक है। अब क्वार्टरिंग एक्ट में ये था कि एडिशनल टैक्सेस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ न्यू सोल्जर्स अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल द कॉलोनिस्ट एंड एनफोर्स द स्टैम्प एक्ट, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, उनको कंट्रोल में लाने के लिए, उनको कंट्रोल में रखने के लिए, एक तो वो लोग नए न्यू सोल्जर्स जो थे ना, वो जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही थी और उनको भिजवा रही थी अमेरिका, ठीक है। और फिर ऊपर से वो लोग ये चाह रहे थे कि इनको कंट्रोल करने के लिए जो सोल्जर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, इनकी जो तनख्वाह वगैरह जो है वो भी है ना, तनख्वाह वगैरह और इनकी मेंटेनेंस वगैरह भी जो है ना, हमें कॉलोनीज से ही, कॉलोनीज के पैसों से ही करनी पड़े, मतलब हमें अपने पैसे ना लगाने पड़े। तो अब ये भी एक बहुत बड़ी ज्यादती है, मतलब अब सोचेगा किस किस्म की, मतलब वो लोग है ना सब कुछ इस्तेमाल कर रहे थे इनको इंपीरियल थंब क्या कहते हैं इंपीरियल कंट्रोल के कंट्रोल में रखने के लिए, और दूसरा जो है इनको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट करने के लिए। अच्छा, फिर स्टैम्प एक्ट क्या था? स्टैम्प एक्ट ये था ना कि एक इन लोगों ने एक ये क्या कहते हैं रूल पास किया था कि अब जितनी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होगी वहाँ पे, मतलब आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है, आपका डेथ सर्टिफिकेट है, या आपका जो क्या कहते हैं जो भी आप कुछ जो भी मतलब जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होती है ना, इट हैड टू बेयर अ स्टैम्प, ठीक है। और ये जो स्टैम्प थी ना, इसका मतलब जो इनका जो एंड गोल ये था कि एनुअली ये लोग $100,000 जो है ना इस स्टैम्प एक्ट के थ्रू जो है ना रेस करेंगे, विच स्टूड ऑफ एज अ 1/3 ऑफ द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय द 13 कॉलोनीज, ठीक है ना। मतलब ये एक इतना बड़ा अमाउंट था, ये इतना बड़ा एक टैक्स था इनके ऊपर, ठीक है। दिस वाज टेकन एज अ थ्रेट टू सेल्फ गवर्नमेंट बाय द कॉलोनिस्ट, strong opposition from the public and all colonies called to get united by Massachusetts of the representatives of all colonies, ठीक है ना। अब ये इनको मतलब ये एक बहुत ही बड़ा टैक्स है इनके लिए, मतलब आप सोचें कि मतलब सारी कॉलोनीज में जो है जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, इट हैड टू बेयर अ स्टैम्प, और सारी कॉलोनीज को मिला के इन लोगों का ध्यान ये था, इन लोगों का ख्याल ये था कि हम लोग एनुअली जो है $100,000 जो है 13 की 13 कॉलोनी से जनरेट करेंगे, which stood off as 1/3 of total revenue generated by the 13 colonies at that time, ठीक है। तब ये भी देखें मतलब आप कितना बड़ा टैक्स है, बहुत बड़ा टैक्स। अभी देखें 13 कॉलेज में ट्रेड एंड कॉमर्स और हर किस्म की चीज हो रही होगी, और एक इतना बड़ा टैक्स लगा लें कि आप 1/3 ऑफ द टोटल रेवेन्यू से आप जनरेट कर रहे हो ना, तो ये देखें बहुत बड़ा टैक्स है। तो इस जब ये वाला स्टैम्प एक्ट जो था ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको तुम लोग और भी डिटेल में कर लेना। तो जब ये इन लोगों ने ये वाली चीज इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, मतलब ये इतना था कि बस मैसाचुसेट्स ने कहा सारी कॉलोनीज को कि हम लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा इसके खिलाफ, और कुछ ना कुछ जो है ना हम लोगों को करना पड़ेगा। अब इसकी वजह से जो है ना एक स्टैम्प एक्ट कांग्रेस बनी थी, ठीक है, 1765 में। अब ये देखो अक्टूबर 1765 की बात हो रही, स्टैम्प एक्ट कांग्रेस की। और हमने पढ़ी थी कि अल्बानी कांग्रेस कब हुई थी? अल्बानी कांग्रेस कब हुई थी? आपने जब भी एंजलो फ्रेंच वॉर्स में पढ़ा है। 1759 कितनी? 1759 1759। देखें तो मतलब वो जो था ना
क्या करते हैं वो उनको पता चल गया था, मतलब अब आप उस बात को इस बात के साथ कनेक्ट करें कि उनको पता था कि हम जैसे उन लोगों ने जो फ्रेंच डेंजर को उन लोगों ने रिमूव किया, ठीक है, यूनाइट होके, तो वो इस बात को क्या कहते हैं, वो बात अब उनको पता चल गई थी, ठीक है, तो इसलिए मैसेच्यूसेट्स ने क्या कि अब इसके खिलाफ जो है ना हम लोग को फिर यूनाइट होना पड़ेगा कि हम लोग इस चीज़ को है ना क्या कहते हैं, जो ये जो स्टैम्प एक्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं वो कर सकें, मतलब जो ग्रेट ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है इसको रिपील कर सके, ठीक है। तो स्टैम्प एक्ट कांग्रेस जो था अक्टूबर 1765 में हुआ था, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे 9 स्टेट्स से, ठीक है ना, तकरीबन 9 स्टेट्स आए थे, टोटल 13 कॉलोनीज थी, 9 स्टेट्स आए थे, ठीक है, which met in New York and published declaration of rights and grievances, challenged the authority of the British Parliament to tax the colonies, ठीक है। अब वो एक साथ ही 9 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स एक साथ हुए। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि 13 कॉलोनीज क्यों नहीं हुई, क्योंकि इसमें ऐसी भी कॉलोनीज थी ना, अच्छा इसमें जब अब ये मैं आपको बता दूं ना, ये क्या कहते हैं, जो जितने भी कॉलोनीज थी और जितने भी लोग थे क्या कहते हैं उस वक्त अमेरिका में, ठीक है ना, वो इस तरह डिवाइडेड थे कि 1/3 जो थे ना वो चाहते थे कि हम लोग जो है ना क्या कहते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हों और उनसे अलग हो जाएं, ठीक है। 1/3 ये चाहते थे कि हम लोग जो है ना क्या कहते हैं मतलब वो लॉयल थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वो कहते बस चलो ठीक है हमारी गवर्नमेंट जो है जैसी भी है मतलब वो लॉयल थे अपनी मदर कंट्री के साथ। और 1/3 उसमें ऐसे थे जो कि ये सोचते थे कि मतलब वो कंफ्यूज थे कि वो उनको इस तरफ होना चाहिए या उस तरफ होना चाहिए। तो उस वक्त जो क्या कहते हैं जो लोग थे ना वो लोग इस तरह डिवाइडेड थे, ठीक है। 1/3 की सोच ये थी कि हम लोगों को यूनाइट होना चाहिए, या मतलब ये पूरी मैं आपको बात करूँ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तक की बात करूँ, कुछ लॉयलिस्ट स्टेट्स थी, ठीक है ना, वो चाहती थी कि मतलब हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप रखें। 1/3 ऐसे थे कि वो लोग कहते थे कि नहीं वो लोग हमारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादतियां कर रहे हैं, हम लोगों को ये खत्म कर देनी चाहिए, ठीक है। और 1/3 ऐसे थे कि जो कि कंफ्यूज थे इस बात में कि हम लोग जो हैं मतलब किस तरफ हों, इस तरफ हों या इस तरफ हों। तो ये जो है ना ये सारी वो है। अब ये क्लास ख़त्म होने वाली है, क्लास ख़त्म ये वाली हो दूसरी क्लास शुरू करो तो फिर मैं स्टैम्प एक्ट से पढ़ाता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ आइए सबको? चलो मैं अगली क्लास